तो वेलकम स्टूडेंट्स, मैं हूं संतोष कुमार सिंह और हमारे साथ पढ़ेंगे द स्टोरी ऑफ फिजिक्स। तो बात कर रहे थे हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की और सारे बेसिक्स हम लोगों ने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट्स के देखे। अब रूल्स पे आते हैं, कौन से रूल को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फॉलो करता है। कुछ रूल्स होते हैं, जैसे रिफ्लेक्शन में रूल था हमारा, उसी तरह से इसमें रूल है। दो छोटे छोटे रूल्स हैं और उसी पे पूरा रिफ्रैक्शन बेस्ड है हमारा। तो सबसे पहले देखेंगे रूल नंबर 1। ये लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है, इसके रूल्स हैं क्या। रूल नंबर 1, सबसे पहला रूल जो है हमारा रिफ्लेक्शन के जैसा ही है। रिफ्लेक्शन में क्या था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल सब एक ही पॉइंट पे लाई करेंगे, एक ही प्लेन में, है ना। एक प्लेन के लिए एक ही पॉइंट पे लाई करेंगे, वो पॉइंट इसी तरह का कुछ स्टेटमेंट था। तो देखो यहां पे भी वही चीज होता है कि द इंसिडेंट रे लिख सकते हो आप कि द इंसिडेंट रे, उसके बाद आप नॉर्मल लिखो, नॉर्मल, और वहां पे रिफ्लेक्टेड रे था, यहां पे सिर्फ चेंज हो जाएगा एंड रिफ्रैक्टेड। रिफ्लेक्टेड की जगह पे क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टेड। रिफ्रैक्टेड रे lies in the same plane, ठीक है ना। और किस पे, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। अब एक चीज है कि पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंट जो है, जिस पॉइंट पे वो आके इंसिडेंट रे गिरती है, उस पॉइंट की बात हम लोग कर रहे हैं। उस पॉइंट पे जो रिफ्रैक्टेड रे होगा, नॉर्मल होगा, इंसिडेंट रे होगा, वो सब क्या होगा, एक ही प्लेन में लाई करेंगे। ये रिफ्लेक्शन का आप लोगों को रूल भी पता है, नॉर्मल कैसे कैसे ड्रॉ किया जाता था। कुल मिला के इस रूल से हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। स्फेरिकल सरफेस होता था तो नॉर्मल कहां से होता था, सेंटर से जाता था, और I = R। लेकिन यहाँ पे रिफ्रैक्शन है, इसलिए कोई I = R की बात मैं नहीं करूंगा, सिर्फ ये बोलूंगा ये तीनों एक ही प्लेन में। दूसरा जो लॉ होता है, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने रिफ्लेक्शन का लॉ दिया, नाम था उनका स्नेल्स। सिर्फ यही दो लॉज हैं जो आपको रिफ्रैक्शन में पढ़ना है। स्नेल्स, अब स्नेल्स ने क्या लॉ दिया था, इन्होंने बोला, इसकी वानगी आप इंट्रोडक्शन में देख चुके हो। स्नेल्स का लॉ था रिफ्रैक्शन के लिए कि जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा, आप बोल रहे हो कि μ2/μ1 = V2/V1, वहां पे हम लोगों ने देखा था इक्वल टू कांस्टेंट, μ = C/V = कांस्टेंट। तो क्या हो गया था, μ × V, μ = C/V था ना, हाँ, तो C = μ × V, तो वो कांस्टेंट हो गया हमारा। उसी तरह की कुछ बात हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। क्या कांस्टेंट होता है, देखो हम अलग अलग सरफेस लेते हैं या एक ही सरफेस ले लेते हैं, ठीक है ना। एक ही सरफेस ले लेता हूं मैं, बाउंड्री लाइन, और उसी से आपको समझा देता हूं। देखो बड़ा सा सरफेस ले लेते हैं, ठीक है। 3 लाइट को इंसिडेंट करवाएंगे हम। सबसे पहले तो हम 3 लाइट को इंसिडेंट करवाएंगे, आपको समझाने के लिए तो मैं ऐसे ऐसे 3 नॉर्मल बना देता हूं, ठीक है ना। और लाइट जो है हमारी एक बार आएगी ऐसे, ठीक है, थोड़ी चेंज हुई, ठीक है ना। दूसरी बार आई ऐसे, फिर थोड़ी चेंज हुई, तीसरी बार आई इस एंगल पे, थोड़ी चेंज हुई। एंगल ऑफ इंसिडेंस को हमने बदला,
हर बार आई को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, यानी अलग अलग रेज अलग अलग इंसिडेंट एंगल पे आ रही है। एंगल ऑफ इंसिडेंस उनका क्या है, हमारा अलग अलग है। अब देखो आप, मैंने पिछले लेक्चर्स में दिखाया था, वो स्लाइड अभी भी यहाँ पे मौजूद है। ये देखो, ये चीज मैंने आप लोगों को बताई, u2 बाई v2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या μ1 बाई v1, μ2 बाई v2, μ3 बाई v3, μ4 बाई v4। तो देखो यहां से हम लोग यही किए थे ना, μ1 v2 μ2 v1, ऐसे कर सकते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऐसे लिख सकते हैं। और यहां से ये भी चीज पता चली थी कि μ1 बाई μ2 इज इक्वल टू v1 बाई v2, और ये भी कांस्टेंट आया था हमारा। तो इस टर्म को पकड़ेंगे हम, μ1 बाई μ2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है ना। चलिए हम बात कर रहे थे यहां लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखते हैं बात, ये तो सरफेस एक ही है, मान लिया जाए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, ठीक है ना। अब अलग अलग तीन रेज है हमारी, तो तीन रेज में मान लो यहां पे I1, इसका I2 इंसिडेंट एंगल और इसका इंसिडेंट एंगल I3। तो यहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया, R1, यहां का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2, यहां का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R3, ठीक है ना। यानी अलग अलग इंसिडेंट एंगल के लिए अलग अलग रिफ्रैक्टेड एंगल आया हमारा। अब स्नेल्स ने क्या बोला था, स्नेल्स लॉ हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो स्नेल्स ने क्या बोला, तो यहां पे तो मैं सिर्फ फॉर्मूला लिख दूंगा, फिर मैं क्वेश्चंस पे चलूंगा, स्नेल्स लॉ ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि किस बारे में मैं बोल रहा हूं। स्नेल ये बोले कि आपका अगर μ2 बाई μ1 कांस्टेंट है, ये नहीं बदलेगा, किसके लिए, इस वाले रेज के लिए भी, इस वाले रेज के लिए भी, इस वाले रेज के लिए भी, ये बदलने वाला नहीं है। तो जब μ2 बाई μ1 कांस्टेंट है, μ1 बाई μ2 कांस्टेंट है, एक ही बात है, उसका अपोजिट भी, रेसिप्रोकल भी तो कांस्टेंट ही होगा ना। तो उन्होंने ये कहा कि साइन ऑफ I डिवाइडेड बाई साइन ऑफ R भी कांस्टेंट होगा। साइन ऑफ I डिवाइडेड बाई साइन ऑफ R, यानी इंसिडेंट एंगल का अगर आप साइन लेते हो, रिफ्रैक्टेड एंगल का अगर आप साइन लेते हो, तो इन दोनों का जो साइन का एंगल होगा उसका रेशियो भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इन तीनों के लिए आप ऐसा बोल सकते हो कि साइन I1 बाई साइन R1 इज इक्वल टू साइन I2 बाई साइन R2 इज इक्वल टू साइन I3 डिवाइडेड बाई साइन R3, ठीक है। यानी ये रेशियो जो होगा वो कांस्टेंट होगा इन तीनों रेज के लिए, ठीक है ना, इक्वल होंगे और कांस्टेंट होंगे। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं कि ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो एक चीज यहां से स्नेल्स ने बोला कि साइन I बाई साइन R इज इक्वल टू μ2 बाई μ1, ठीक है ना, यही स्नेल्स का लॉ है। ये जो साइन I बाई साइन R है हमारा, उसका रेशियो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमारा है उसके रेशियो के बराबर हो, ठीक है ना।
अब इसका प्रूफ भी है, वो फॉर्मूला स्नेल्स का लॉ का प्रूफ है, मैं प्रूफ दे दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, इसको मैं प्रूफ करूंगा। अभी मैं इस फॉर्मूले को मुझे समझा लेने दो, ये है क्या, कैसे सॉल्व हुआ, अभी मैं प्रूफ देने लगूंगा, लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। मेरा व्यू है पहले इसको समझा देना, मैं इसका प्रूफ भी दूंगा आपको, ये कैसे आया, ठीक है ना, कैसे आया हम प्रूफ करेंगे, डिफरेंशिएट करके ये टर्म आता है, हम बात करेंगे उस पर। पहले आप समझते हैं क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो और इसके साइन का रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, वो कांस्टेंट होगा। तो पता चला कि अच्छा चलो ये बात है ना। तो चलिए फिर हम इस पे पहले तो क्वेश्चन 1-2 करते हैं, ठीक है ना, अगली बार इसको नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन देखेंगे, यहां आ गया, ये देखो 2 मीडियम है, एक ये कोई मीडियम हो गया, मटेरियल है कुछ, एयर मीडियम से लाइट चली और इस सरफेस पे टकराई, कितने डिग्री पे टकराई, 30 डिग्री पे। ये कैसे पता चला, इसके सेंटर से, सर्कुलर है ना, इसके सेंटर से हमने यहां पे नॉर्मल डाला और देख लिया कि कितना एंगल है, फर्स्ट लॉ से। पहला रूल यही कहता है, ठीक है ना, पहला रूल जो मैं 2 रूल में लिखवाया वो पहला रूल यही कहता है। तो चलो 30 डिग्री आ गया हमारा, है ना। तो हमसे पूछा है कि फाइंड आर डैश, यहां से ये रिफ्रैक्शन हुआ, फिर यहां से बाहर निकली ये लाइट, तो फिर मुड़ गई, तो ये वाला एंगल पूछ रहा है, इसको हमने आर डैश मान रखा है और यही आर डैश हमसे पूछ रहा है। अगर आप लोगों को दिख रहा है तो आप लोग सॉल्व करो वीडियो पॉज करके, तो फिर मेरे साथ साथ आप सॉल्व करो, ठीक है। तो हम लोगों को स्नेल्स ने क्या बोला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो और साइन का रेशियो इक्वल होता है। ये एयर मीडियम, ठीक है ना, ये एयर मीडियम है और ये कोई हमारा गिवन मीडियम हो गया, ये एयर मीडियम है और वो कोई हमारा गिवन मीडियम हो गया। तो अब उसका रिलेशन आप निकाल सकते हो स्नेल्स के लॉ से, ठीक है ना, स्नेल्स के लॉ से क्या निकाल सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि क्या आएगा, ठीक है ना। वहां से सॉल्व करो आप, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। आप बोलोगे कि सर इस मटेरियल का तो कुछ दिया ही नहीं और कह रहे हैं कि वीडियो पॉज किए हुए हैं आप सॉल्व करो। देखो मान लेते हैं ये मटेरियल है, इसका एम नोटेशन हो गया, एयर का तो μ1 दिए हुए हैं, तो यहां से आप लिख सकते हो स्नेल्स के लॉ से, क्या था पहले, साइन आई बाई साइन आर, साइन आर μ2 बाई μ1, यानी μ1 साइन आई इक्वल टू μ2 साइन आर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन ऑफ दिस। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का हो गया म्यू ए साइन आई, यानी साइन 30 हो गया और ये तो 1 है ना, 1 इज इक्वल टू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो कि μm मटेरियल का, और क्या हो गया साइन आर। तो इसके लिए ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, यानी μm साइन आर इज इक्वल टू, आप एक काम करो वैल्यू निकाल के इक्वेशन नंबर 1 कर दो, 1
म्यू ए इज इक्वल टू 1 और साइन 30 की वैल्यू क्या होगी 1/2। तो ये हो गया इक्वेशन 1। अब यही काम इसके बीच में होगा। अब आप एक चीज देख रहे हो कि दोनों जगह मैंने आर दे रखा है। एक्चुअली में दोनों जगह आर क्यों होगा मालूम है, ये रेडियस का काम करेगा, ये रेडियस का काम करेगा। तो क्या हो गया, ट्रायंगल के जब दो साइड्स बराबर होते हैं तो उससे लगने वाली दोनों एंगल भी बराबर हो जाती है। आइसोसेलेस ट्रायंगल शायद बोलते हैं इसको, है ना। तो ये एंगल के बराबर ये एंगल हो गया। अब इसके लिए भी वही वाला फॉर्मूला स्नेल्स का नियम लागू कर सकते हो आप, करो। इसके लिए भी करोगे तो म्यू एम साइन आर इक्वल टू, फिर ये एयर मीडियम में निकल गया है ना, तो म्यू ए इंटू साइन आर डैश। तो म्यू एम साइन आर तो हमको कुछ नहीं पता, चलो इसको जस का तस लिख देते हैं। और म्यू ए साइन आर डैश, म्यू ए की वैल्यू 1 इंटू साइन आर डैश, ये हो गया इक्वेशन 2। अब ये वाला LHS देखो दोनों का बराबर है, LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। वन बाई टू आर डैश की वैल्यू 30 डिग्री यहां से आ गई, आर डैश की वैल्यू क्या आ गई 30 डिग्री आ गई। क्या पूछा था आपसे, फाइंड आर डैश, तो वही होगा। तो एक कंक्लूजन यहां से निकला, इस क्वेश्चन से एक कंक्लूजन निकला। अब क्या कंक्लूजन निकला है मैं बताता हूं आपको। आप बोलोगे कि सर इसके बारे में तो कुछ बताया ही नहीं है, इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन ही नहीं था, बस एक मटेरियल दे रखा है ना। कोई एंगल वेंगल रहता तो पता चलता कि कितना डेविएट कर रहा है, सिर्फ रिलेशन पता था। तो देखो क्या हमको निष्कर्ष निकला यहां से, कंक्लूजन क्या निकला है। कि अगर देखो आप कंक्लूजन क्या निकला, ये एक हो गया मीडियम, ये है रेयर मीडियम, ये हो गया डेंसर, ठीक है ना, ये फिर हो गया रेयरर, यानी सेम यही वाला मीडियम हो गया, है ना। इसका μ1, इसका μ2, इसका फिर से μ1। अब देखो लाइट रे आई, लाइट रे इस सरफेस पे टकरा गई सरफेस से, और ये है इस सरफेस पे नॉर्मल। तो जब इस सरफेस पे टकराई तो रेयरर से डेंसर में आई है तो नॉर्मल की ओर मुड़ गई। हिंदी में नॉर्मल को बोलते हैं अभिलंब, हिंदी वाले कुछ बच्चे होंगे वो अभिलंब की ओर मुड़ जाते हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण बोलते हैं उसको। ये आपतित किरण हो गया रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण होती है, और रिफ्रैक्टेड रे अपवर्तित किरण होती है, और इसको बोलते हैं अभिलंब। तो अभिलंब की ओर मुड़ गई, नॉर्मल की ओर बेंड कर गई। अब उसके बाद यहां पे भी बाउंड्री लाइन आ गया। तो जब यहां पे भी बाउंड्री लाइन आ गया तो सरफेस पे टकराया है, तो ये हो गया नॉर्मल। तो डेंसर से रेयरर में जब जाएगी तो फिर क्या होगा, नॉर्मल से कहां जाएगा, अवे बेंड कर जाएगा, नॉर्मल से अवे बेंड कर जाएगा। तो अब बात करते हैं कि अगर इंसिडेंट एंगल आई था, रिफ्रैक्टेड एंगल आर है, तो कंक्लूजन ये निकला कि अगर μ1 सेम, इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर सेम होगा, तो अगर किसी एक मीडियम से आती हुई लाइट अगर दूसरे मीडियम से गुजरती है और फिर वापस पार निकल जाती है, और दूसरी बार साइड भी क्या मिलता है, वही वाला मीडियम मिलता है जिस मीडियम से वो आ रही थी,
तो ये वाला जो रिफ्रैक्टेड एंगल होता है, ये वाला रिफ्रैक्टेड एंगल इस इंसिडेंट एंगल के बराबर होता है। यानी ये रे और ये रे पैरेलल होगी, इसी सिद्ध में एकदम पैरेलल होगा। अगर आप इसको ऐसे 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 करोगे तो देखना ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल पैरेलल दिखेगा, ठीक है ना, एकदम पैरेलल होगी। यानी ये दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर आप इस मीडियम को क्रॉस करके फिर आगे निकलोगे तो यानी एक शीशा ले लिए, ऊपर से लाइट मारेंगे किसी एंगल पे तो शीशे में तो डेविएशन होगा, लेकिन फिर से शीशा के नीचे लाइट वापस उसी एंगल पे निकलेगा जिस एंगल पे उस पे पड़ा था। ये कंक्लूजन है हमारा, ठीक है ना। अब जहां भी इस तरह का क्वेश्चन आपको मिले तो वहां पे आप क्या करोगे, सीधे सीधे बराबर करके लिख दोगे। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को दिया था ताकि आप लोगों को समझ में आए ये क्वेश्चन है क्या। और इसके बाद एक क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार है, जो मैंने आप लोगों के लिए लिख रखा है पहले से। अब मैं उसको निकालता हूं स्लाइड चेंज करके। ये देखिए, ये रहा क्वेश्चन। स्नेल्स का लॉ समझने के लिए बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है हमारा, पढ़िएगा। पहले लैंग्वेज पढ़ते हैं। अ सिलिंड्रिकल वेसल whose diameter and height both are equal to 30 सेंटीमीटर। एक सिलिंड्रिकल वेसल है, मान लीजिए ये सिलिंड्रिकल वेसल है हमारा, बाल्टी है सिलिंड्रिकल, जिसका डायमीटर और हाइट दोनों बराबर है। डायमीटर मान लो कि यहां से यहां तक डायमीटर ही हो गया, है ना, बीच ये तो रेडियस हो गया, आर पार डायमीटर होता है, सॉरी वो तो रेडियस हो गया, इसका पूरा का पूरा ये डायमीटर हो गया, 30 सेंटीमीटर इसको बोल सकते हैं। हाइट और डायमीटर दोनों बराबर है, उसको हॉरिजॉन्टली रख दिया, इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली एंड अ स्मॉल पार्टिकल p इज प्लेस्ड इन इट एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर के दूरी पे एक पी पार्टिकल रखे हुए हैं, बीच में, एकदम सेंटर से बीच में। कहने का मतलब होगा कि मैं विजुअलाइज कराता हूं आपको कि है क्या। ऐसा दिख रहा होगा ऊपर से देखने पे, ये वाला पोर्शन ऐसा दिख रहा होगा। ये है सेंटर जिसका डायमीटर है 30 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर है, रेडियस हो गया आपका, रेडियस है 5, 30 है ना, 15 सेंटीमीटर। अब ये बोल रहा है कि कहीं पे यहां पे कितना दूरी है, सेंटर से 5 सेंटीमीटर ऐसे रखे हुए, सेंटर से 5 सेंटीमीटर पर रख दी है कोई एक पार्टिकल छोटा सा, और हम देख कहां से रहे हैं, एन आई इज प्लेस्ड एट अ पोजीशन सच दैट द एज ऑफ द बॉटम इज जस्ट विजिबल। यानी आई को ऐसा रखेंगे, यहां पे आंख देखो मैंने प्लेस्ड किया है, ये रहा आई, जस्ट विजिबल है, यानी सीधे देखेंगे तो एकदम कॉर्नर देख पा रहे हैं, एकदम कोने पे नजर पड़ रही है, अदरवाइज और कुछ नहीं देख रहे, एकदम ऐसे करके देखते हैं, एकदम कॉर्नर से ऐसे एकदम जस्ट एज दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है इसका, ठीक है ना, एकदम ऐसे देख रहे हैं। तो यहां पे आंख प्लेस कर दिए एकदम सीधे, ठीक है ना, ये बोल रहा है कि रख दिए, जस्ट बॉटम दिख रहा है। अब बोल रहा है कि हमको इस पार्टिकल को देखना है जो कि सेंटर से 5 सेंटीमीटर के दूरी पे रखा हुआ है। इस पार्टिकल को देखना है तो कैसे देखेंगे। पुराना कहानी सुने होंगे आप लोग कि घड़े में पानी रखा था सुराही में, और कौवे का चोंच नहीं अंदर जा रहा, उसमें क्या करने लगा, कंकड़ उठा उठा के डालने लगा,
उससे पानी का लेवल ऊपर चला आया। पता नहीं आप लोगों को कहानी सुने हो कि नहीं सुने हो, हम लोग बचपने में पढ़ते थे, प्यासा कौआ। एक बार क्या होता है कि कौए को प्यास लग जाती है और घड़े में पानी अंदर तक होता है, वो बेचारा ऐसे उसकी चोंच घुस नहीं पाती, तो कंकड़ उठा उठा के उसमें डालने लगता है। जब कंकड़ अंदर भर जाता है तो पानी ऊपर आ जाता है, फिर उसको पी लेता है। यहां बोलोगे कि सर ये मोरल स्टोरी क्यों सुना रहे हो? इसलिए सुना रहे हैं, बस यहां पे आपको वही करना है, प्यासा कौआ वाला काम। आपको इस पार्टिकल को देखना है और आंख को भी यहीं रखना है, ठीक है ना? तो आपको बोल रहा है कि बॉटम इज जस्ट विजिबल। उसके बाद बोला है द पार्टिकल P इज इन द प्लेन ऑफ ड्रॉइंग। देख लो, पार्टिकल P जो है ड्राइंग के प्लेन में ग्रीन कलर से P दिखाई दे रहा होगा। अप टू व्हाट मिनिमम हाइट शुड वाटर बी पोर्ड इन द वेसल टू मेक्स द पार्टिकल विजिबल। अब एक चीज हम जानते हैं कि अगर पानी में कोई भी चीज ऊपर दिखाई देती है ना, रिफ्रैक्शन के कारण होता है। अब एक चीज मुझे पता है कि अगर ये मीडियम सेम है तो हमको कोई चीज देखना होगा तो वहां से टकरा के जो लाइट हमारे आंख पे सीधे पड़ती है हम उसको देख पाते हैं। तो यानी यहां से टकरा के लाइट जा रही है इसके आंख पे, तो ये देख पा रहा है। यहां वाली लाइट तो जा नहीं पा रही है ना, यहां वाली लाइट तो पहुंच नहीं पा रही है। तो अगर कुछ ऐसा हो सकता है कि यहां से जो लाइट निकल रही है, यहां से जो लाइट निकल रही है तो मिनिमम हाइट, यानी लाइट जो यहां से निकलेगी अगर ऐसे, तो इसका अपना एंगल होगा, लेकिन वो ये नॉर्मल है ना, ऐसे 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 नॉर्मल है, तो लाइट अगर निकलेगी तो वो ऐसे निकल जाएगी। लेकिन कुछ ऐसा हम कर सकते हैं कि ये लाइट बेंट कर जाए और इस रास्ते अगर चला जाए, अगर इस रास्ते चला जाएगा तो हम देख लेंगे उस चीज को। आपको क्या लगता है कि प्रकाश का जो अपवर्तन हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, तो आप आंख अगर यहां पे रखे हो, यहां पे अगर आप आंख रखे हो तो आप यहां की चीज को देख सकते हो। जो वस्तु वाकई में रखी, देखते हो सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है ना? तो जो रेज हमको टकरा के यहां से आंख पे आती वो यहां से आ रही है, यानी हम ओरिजिनलिटी में कौन सा भाग देख रहे हैं? ये वाला पॉइंट देख रहे हैं। यानी अब हम यहां से यहां तक देख पा रहे हैं। पहले क्या था, हमको यहां दिखाई दे रहा था। तो हमको कुछ यहां पे ऐसा करना होगा, अभी तो हम यहीं तक पहुंच रहे हैं, यानी यहां वाला लाइट मेरे तक पहुंच रहा है, यहां वाला लाइट भी पहुंचना चाहिए। तो रिफ्रैक्शन के थ्रू हम कर सकते हैं ऐसा। और क्या कर सकते हैं? नॉर्मल से अवे बेंट कराना है हमको, क्योंकि ये तो नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक है, नॉर्मल से अवे बेंट कराना है, यानी डेंसर टू रेयरर में जाएंगे हम। तो ये आपको बता भी दिया है कि पानी डालना है, वाटर। तो जब आप वाटर डालिएगा तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है कि क्या है? वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है ना, यहां इतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं उसको अब और देखते हैं कि क्या आता है आंसर। ठीक है ना? सॉल्व करेंगे। पहले आप वीडियो को पॉज करके, हो सकता है कि ट्राई करो, अगर मन है तो थोड़ा ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज मैं तो बनाऊंगा ही, फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे, इसको मिटाता हूं मैं और थोड़ा कंस्ट्रक्शन हम इसमें करते हैं। ठीक है ना? क्वेश्चन में ही मैं कंस्ट्रक्शन कर देता हूं या अलग कर लेते हैं, अलग कर देता हूं कंस्ट्रक्शन, ताकि आप लोगों को समझ में आए। क्वेश्चन आप लोगों ने छाप लिया, समझ लिया है कि क्या क्वेश्चन है। अब हम बनाएंगे वेसल, थोड़ा बड़ा बनाएंगे ताकि डायग्राम हम लोगों को समझने में आए, कॉम्प्लिकेटेड ना हो, है ना? डायग्राम थोड़ा वो हो जाता है हमारा, क्या बोलते हो, छोटा हो जाएगा तो समझने में दिक्कत हो जाएगी। तो चलो हम करते हैं
पहले तो आंख हमारा क्या था, यहां से जो लाइट गई थी ऐसे, तो आंख जो थी यहां पे थी, ठीक है ना। पार्टिकल जो है P यहां पे है, सेंटर मान लिए ये C है, यहां से ये 5 सेंटीमीटर पे है, C सेंटर से रेडियस हमारा 15 सेंटीमीटर पे है, टोटल हाइट 30 थी, ठीक है ना। तो इनिशियल में कुछ मानते हैं, इनिशियल में कुछ मान लेते हैं कि हम सर्टेन H हाइट तक पानी भरेंगे, ठीक है ना, सर्टेन H हाइट तक पानी भर देंगे। ये रहा ग्रीन कलर से मैं पानी दिखा देता हूं कि यहां तक अगर पानी भर दे तो हमारा दिख जाएगा, है ना, क्योंकि क्वांटिटी पे निर्भर करता है ना कितना दूर बेंट कर रहा है। तो अब जैसे देखो पिछले क्वेश्चन में मैं दिखाता हूं, जितना बड़ा ये स्लैब होगा उतना ज्यादा ये नीचे की ओर जाता चला जाएगा, है ना। यहां पे देखो कम, यहां पे आके देखो ऐसे दूर होते चला जा रहा है, जितना बड़ा ये स्लैब होगा उतना ही दूरी नॉर्मल से उसकी बढ़ती जाएगी, डिपेंड करता है, वो चीज यहां पे समझ में आएगा। मान लिया जाए कि यहां तक पानी भर दिए, तो H हाइट तक पानी भरे हैं, हाइट कितना है H मान लेते हैं, कितना हो गया H हाइट हो गया, टोटल हाइट था 30, तो यहां से यहां तक की हाइट है 30 माइनस H, ये H हो गया, ये 30 माइनस H हो गया, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन कुछ कुछ करेंगे अब हम, तो हमारा टकराया इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, नॉर्मल बन रहा है, वही पॉइंट है ना नॉर्मल का। तो सबसे पहले हम नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना। नॉर्मल ड्रॉ हो गया, इस नॉर्मल को देखो नाम दे देते हैं हम लोग। अब नॉर्मल है, ये P है, ये C है, तो नॉर्मल को नाम दे दो A दे दिए नाम हम लोग। और ये जो A पॉइंट है मान लो कि X डिस्टेंस पे है, सेंटर से X डिस्टेंस पे, ठीक है ना। A पॉइंट जो है वो X डिस्टेंस पे। अब देखो कुछ चीज आपको समझनी पड़ेगी। पहले तो ये वाला हाइट और ये वाला हाइट दोनों क्या है, बराबर है। तो जब दोनों बराबर हैं और ये है 90 डिग्री, तो जब ये 90 डिग्री है तो ये 45 होगा, और ये 45 होगा तो ये भी 45 होगा, है ना। ये 45 तो ये 45, तो ये भी 45 और ये भी 45 होगा ना, 45 होगा हमारा। तो इतना कंस्ट्रक्शन हम कर लिए। अब हमें क्या करना है, हमें करना है सर कि हमारा जो लाइट जाएगा, आप लोग बोल रहे हो कि हमारा जो लाइट जाएगा वो इस P से जाएगा इस पॉइंट पे, और उसके बाद इसको फॉलो करेगा, है ना। यानी रिफ्रैक्टेड एंगल जो है हमारा वो 45 होगा, तभी देख पाएंगे। रिफ्रैक्टेड एंगल 45 होगा, तो मान लो कि इंसिडेंट एंगल हो गया I, और यह है वाटर। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, दे रखा है 4/3, और ये एयर है, एयर का होता है 1, क्या है 1 है। तो चलो अब हमें पता है, हमें क्या निकालना है, ये H निकालना है कि H कितना होगा। थोड़ा बहुत आप दिमाग लगाओ और देखो कि H क्या होगा। H के बारे में आपको पता चल जाएगा वहां से कि कुछ ट्रिगोनोमेट्री का रूल जब आप लगाओगे तो H पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखो कैसे, हमें साइन I जब लिखेंगे तो ये ट्रायंगल में चलेंगे। साइन I अगर लिखते हो तुम तो क्या होगा, साइन I में क्या होता है, ये बाई ये,
है ना। तो आई ये है हमारा आई, सॉरी अगर ये एंगल रहेगा तब ये भाई ये लंबाई होता है ना, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो ये रहा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो हमें पी ए अगर पता चल जाएगा तो हम साइन आई की वैल्यू लिख सकते हैं इस ट्रायंगल में। तो हमें सबसे पहले इन सारी वैल्यूज को पता करना होगा, इनका डिस्टेंस क्या है। तो डिस्टेंस क्या है, एक चीज आप देखोगे कि हमारा, हमने बोला ये 45 है, ये भी 45 है और ये है 90 डिग्री, ठीक है ना। तो ये 45 है, ये 90 है, तो ये भी क्या होगा 45 होगा, है ना। और जब 45 हो जाएगा तो ये दोनों साइड क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहां से एक रिलेशन आपको मिल गया, x इज इक्वल टू 30 माइनस एच, x इज इक्वल टू 30 माइनस एच। दूसरा रिलेशन क्या मिला, दूसरा रिलेशन क्या मिला आपको, दूसरा रिलेशन है कि अच्छा ये तो हमको पता चल गया, अब इस वाले ट्रायंगल में बात करेंगे। पी ए की वैल्यू अगर पता चल जाए तो हम बाकी की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलो एक रिलेशन हमको यहां से मिल रहा है कि P से इस बॉटम तक का क्या डिस्टेंस है, 15 और 5 20, है ना, 15 और 5 20। और हम अगर 20 में से अगर हम, ये डिस्टेंस क्या है x, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, यानी 20 टोटल है। अगर 20 में से हम x को घटा देते हैं तो PA की वैल्यू आ जाएगी, है ना। PA की वैल्यू आपको लिखने के लिए टोटल 20 में से अगर आप x को यहां से यहां तक का 20, 15 5 20, और अगर ये x डिस्टेंस है अगर इतना घटा देंगे तो PA की वैल्यू नहीं आ जाएगी। और x की वैल्यू आप 30 माइनस h निकाल चुके हो, तो क्या है आपका 20 माइनस 30 प्लस h, यही आएगा ऐसे, ठीक है ना, 30 प्लस h। तो अब आप देखो वहां से क्या हो जाएगा, PA इज इक्वल टू h माइनस 10, PA की वैल्यू आपको पता हो गई, h माइनस 10, PA की वैल्यू क्या है, h माइनस 10। अब स्नेल्स लॉ में चलेंगे। स्नेल्स लॉ क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन आई। देखो यही है ना, म्यू ए इंटू एंगल, ऐसे ही सॉल्व किए थे ना, फिर म्यू एम इंटू साइन आर। तो यही वाला नियम यहां लगा सकते हो कि हम सर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू इसका साइन आई कर सकते हैं, तो करो। म्यू वाटर साइन आई इज इक्वल टू म्यू एयर साइन आर, कर सकते हो ना। अब म्यू वाटर क्या है, 4/3, साइन आई की वैल्यू क्या है, साइन आई की वैल्यू क्या है, ये वाला हो गया h माइनस 10 और ये है h, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, अंडर रूट h स्क्वायर प्लस h माइनस 10 का स्क्वायर हुआ, h माइनस 10 का स्क्वायर हो गया। तो यहां से साइन आई की वैल्यू आप h माइनस 10 डिवाइडेड बाई इतना लिख सकते हो, ये हो गया h माइनस 10 और ये है h, तो टोटल इसका हाइपोटेनस निकालोगे पाइथागोरस थ्योरम से तो ये आएगा ना। तो लिख सकते हैं साइन आई इज इक्वल टू h माइनस 10 डिवाइडेड बाई अंडर रूट h स्क्वायर प्लस h माइनस 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू ए 1 और साइन 45, r की वैल्यू क्या है 45, तो 45 में क्या होता है 1/√2। अब देखो h केवल एक ही अननोन है, केवल एक ही अननोन है,
अब इसको आप सॉल्व करोगे, मैं आंसर लिख देता हूं, आगे का कैलकुलेशन आप लोग करना, आप गुना भाग आ गया। इसको सॉल्व करोगे तो h की वैल्यू आएगी, h की वैल्यू आएगी सॉल्व करने के बाद 26.7। कितनी आएगी? 26.7। सारी वैल्यू सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में आएगी, तो लिख लो। आप इसको सॉल्व करना तो आप माहिर हो, बचपन का प्यार है आप लोगों का, गुना भाग करना। मैं इसलिए छोड़ देता हूं, आप जेई नीट के एस्पिरेंट्स हो, आपकी कैलकुलेशंस तगड़ी होनी चाहिए, प्रैक्टिस करते रहो। मैं कर दूंगा, आप उतार लोगे, है ना। आप देखना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना, यहां से √2 को उधर ले जाना, ऐसे करके h-10 एक तरफ हो जाएगा, फिर वो उधर चला जाएगा, फिर दोनों साइड की स्क्वायरिंग करना, इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, उधर भी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। वहां से h की वैल्यू आपको निकल के आ जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह आता है, उसको सॉल्व करते रहे, मैंने डायरेक्ट आंसर। तो स्नेल्स का लॉ यहां काम आता है। इस तरह से रियल डेप्थ, अपेरेंट डेप्थ वगैरह का भी कॉन्सेप्ट आएगा। कुछ कॉन्सेप्ट यहां पे क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ वगैरह का कॉन्सेप्ट आप लोगों को आएगा, जो क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस जब आए तो आप ऐसे टैकल कर सकते हो। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन बना, सिर्फ 2 लाइन में, है ना। ये तो आपको समझने के लिए मैंने बनाया, आप छोटे से में कहीं साइड में बना के समझ सकते हो, 2 ही लाइन का क्वेश्चन ही, है ना। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस सॉल्व करना इस पे। जहां तक रहा प्रूफ की बात, तो मैं दे दूंगा स्नेल्स लॉ का प्रूफ, मैं एक दिन दे दूंगा किसी लेक्चर में, और फिर हम आगे बात करेंगे, क्रिटिकल एंगल पे बात करेंगे, स्लैब्स के लिए बात करेंगे, है ना, फिर प्रिज्म के लिए बात करेंगे अगले लेक्चर। चलिए आज के लिए यही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर अगले दिन इसके आगे की कहानी के साथ। इन्हीं भूली बिसरी यादों के साथ आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, सायोनारा।